इमारत एक मजबूत नींव पर टिकी होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी विषय का अच्छा ज्ञान हमारे बेसिक ज्ञान पर निर्भर करता है। यानी कि हमारा जो बेसिक ज्ञान की नींव जितनी ही मजबूत होगी, उसके आधार पर हमारी जानकारियों की जो इमारत है वो और भी ऊंची होती जाएगी। तो आज की जो क्लास है उससे ही संबंधित है और बहुत ही रोचक है, क्योंकि आप आज वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, जहां मैं आपको आरंभ से बताऊंगी कि हिंदी शब्द आया कहाँ से और उसको परिभाषित कैसे करें। तो सबसे पहले हम हिंदी की व्युत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वह किस प्रकार हुई, कैसे हुई। जो हिंदी शब्द है वह संस्कृत के सिंधु शब्द, हिंदी जो शब्द है वह संस्कृत के सिंधु शब्द से इसका विकास हुआ है और यही सिंधु आगे जाकर क्या हुआ, आपका हिंदू बन गया और हिंदू से हिंद बना और हिंद में फारसी प्रत्यय लगने से क्या हुआ, संबंध कारक प्रत्यय लगने से यह आपका हिंदी बन गया। आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका विकास कैसे हुआ। जो ईरानी थे, यानी भारत का सबक प्राचीन काल से ही ईरान से था, तो जो ईरानी थे वह जब आए भारत तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी के दर्शन किए, तो उन्होंने सिंधु को सिंधु न कहकर हिंदू कहा और यही जो हिंदू है यह हिंद बना। हिंद यानी भारत का, हिंद का देश हिंद बना और इसी हिंद में जो फारसी संबंध कारक प्रत्यय ई है वह ई लगा और इससे यह हिंदी बना। यानी कि जो हिंदी शब्द है वह हिंदी का न होकर फारसी शब्द भाषा शब्द है। ठीक है, जो हिंदी वह शब्द है हिंदी का न होकर फारसी भाषा का शब्द है और इसका विकास कुछ इस प्रकार हुआ, यानी संस्कृत के जो सिंधु शब्द है इससे इसका विकास हुआ, जिसे ईरानियों ने हिंदू कहा सिंधु को और उसके बाद हिंद बना, हिंद के बाद हिंदी बना। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आप विकास क्रम भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है कि जो हिंदी की आदि जननी कौन है और हिंदी की जननी कौन है, और इससे छात्र हमेशा उलझन में पड़ जाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका विकास कुछ इस तरह हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि संस्कृत के बाद पाली आया था, पाली के बाद आपका प्राकृत आया था, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया था और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। अब जब प्रश्न यह आता है कि जो हिंदी की आदि जननी कौन है, तो वह संस्कृत होगी, यानी कि आरंभ कहाँ से हुआ था, संस्कृत से हुआ था। तो अगर प्रश्न आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत, और हिंदी का विकास किससे हुआ या जननी कौन है, बस जननी पूछेगा तो आप अपभ्रंश बताइएगा, क्योंकि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। लेकिन आदि जननी की अगर बात आती है तो संस्कृत इसका उत्तर होगा। अब हम आते हैं हिंदी की परिभाषा पर। अगर व्यापक अर्थ में हिंदी की परिभाषा को लिया जाता है तो इसमें यह माना जाता है कि इसमें खड़ी बोली है, ब्रज भाषा, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी एवं पहाड़ी, जो संपूर्ण भाषाओं को लेते हुए साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है, उसे व्यापक रूप में हिंदी को परिभाषित किया गया है कि ये सब कुछ हिंदी के अंतर्गत आता है। अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो इन्हें हिंदी माना गया है। अब हम आते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि में हिंदी क्या है। भाषा जो विज्ञान है वह हिंदी को कुछ यूं परिभाषित करता है कि खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, इन बोलियों पर आधारित जो भाषाएं हैं उसे वह परिभाषित करता है क्या हिंदी, इसको माना गया है। अगर हम सीमित दृष्टि की बात करें तो हिंदी का अर्थ होगा जहाँ दिल्ली है, उत्तर पश्चिम मेरठ है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिला है, उसके आसपास जो साहित्यिक खड़ी बोली परिनिष्ठित रूप, यानी कि जो खड़ी बोली हिंदी बोली जाती है, जो मानक हिंदी है, उसी को हम हिंदी के रूप लेते हैं। यानी कि सीमित दृष्टि में हिंदी का अर्थ यह माना गया है। तो अब तक आपने समझ लिया कि हिंदी का जो व्यापक अर्थ जो परिभाषा होगी वह यह होगी, यानी जो संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हो, जिसके अंतर्गत ये सब भाषाएं बोलियां आती हों। उसके बाद से भाषा विज्ञान की दृष्टि में जो है वह है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन बोलियों पर आधारित जो भाषाएं हैं उनको ही भाषा विज्ञान हिंदी के अंतर्गत लेता है। और सीमित अर्थ में भी आपने समझ लिया कि जहाँ पे दिल्ली हो गया, उत्तर पश्चिम में जो मेरठ है हो गया, बिजनौर जिले के आसपास जो बोलियां बोली जाती है, यानी परिनिष्ठित हिंदी जो बोली जाती है, उसे ही हम हिंदी मानते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति
उसकी हम परिभाषित करेंगे तो उसको किस प्रकार अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करेंगे, यानी व्यापक अर्थ में भी परिभाषित करेंगे, सीमित अर्थ में भी और भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी। वैसे भी सर्वाधिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और उसके बाद मानक हिंदी भी आती है। फिर भी जानकारी के लिए ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक था कि व्यापक अर्थ में इसको किस प्रकार परिभाषित। जो अगली क्लास होगी दोस्तों वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज आप हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वास्तविक रूप से प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि अब तक आपने भाषा से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आप हिंदी साहित्य को भी आपने समझ लिया है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और उसको परिभाषित कैसे करेंगे। अब इतना हिंदी को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास को समझेंगे।